हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है एक रिकमेंडेड वीडियो एक तरीके से। और इसमें कौन है? हमारे सबके चहेते खान सर। अगर मैं इस वीडियो के टॉपिक की बात करूं, जो इस वीडियो का टॉपिक जो है ये है वीट एक्सपोर्ट बैन फ्रॉम इंडिया, आईएमएफ बेग इंडिया फॉर वीट। बिल्कुल भाई, आईएमएफ ने जो भीख मांगी है इंडिया से वीट के लिए कि आप अपना एक्सपोर्ट बैन हटा लीजिए, और वीट एक्सपोर्ट बैन फ्रॉम इंडिया जो इंडिया ने एक्सपोर्ट पे बैन किया उसके ऊपर ये पूरी एक वीडियो है। जो हमने बहुत सारी वीडियोस पहले भी रिएक्ट किए वीट पे, और वो वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो थी, उसकी एक तरह से पूरा का पूरा समरी होगी। इसमें सारी वीडियो का निचोड़ होगा, सर के स्टाइल में देखेंगे वीडियो, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। करते हैं वीडियो की शुरुआत, फिर करेंगे इस पे बात। शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाकर वहां हमसे जरूर जुड़े। ये वीडियो देखते हैं, सर के स्टाइल में फनी वे में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। मेरे को लगता है मजा आएगा। जय हिंद। देखिए, भारत के गेहूं निर्यात पे बैन लगाने और रूस के अमेरिका को दिए गए प्रस्ताव जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया, इस पे पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ने वाला है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन्होंने एक अमेरिका से एक प्रस्ताव रखा कि देखिए, रूस भी बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक है, यूक्रेन भी बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक है, तो दोनों युद्ध में लगे हुए हैं। रूस पर तो बैन लगा हुआ है कि एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता है, और यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी क्या है, गेहूँ है, लेकिन इसके निचले बंदरगाह पे पूरी तरह रूस का कब्जा है। तो रूस ने यही कहा था कि हमारे ऊपर से कुछ बैन हटा दो ताकि हमारी भी अर्थव्यवस्था चल सके और यूक्रेन बाकी पूरी दुनिया को गेहूं का निर्यात कर सके। तो इसके लिए अमेरिका को यह प्रस्ताव मान लेना चाहिए, एकदम नॉर्मल सा था। अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया। अब गेहूं का निर्यात ना रूस कर पा रहा है, ना भारत कर, ना ही यूक्रेन कर पा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। इन दोनों देशों के पास इतना ज़्यादा मात्रा में गेहूँ आता कैसे? तो समझिए, इन दोनों ये जो दो देश हैं, इनके गेहूँ को जब से बैन लग गया लड़ाई की वजह से, तो गेहूं का रेट 33% बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में। ये जो यूक्रेन है और रूस है, इनके बॉर्डर पे एक घास का मैदान है जिसे हम लोग स्टेपी घास का मैदान कहते हैं। स्टेपी घास के मैदान की विशेषता है कि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। स्टेपी घास का मैदान ये यूरोप और एशिया के दोनों के बॉर्डर पर आ जाता है, यूरेशिया। इसमें पेड़ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछता है। वृक्ष रहित घास किसको कहते हैं? स्टेपी को कहा जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय नहीं होकर शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पर ये इसके यहाँ पर गेहूं के उत्पादन के लिए काफी अच्छा क्लाइमेट मिल जाता है, इसलिए इसे दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, रोटी का कटोरा हो जाता है। इसे यूक्रेन को कहा जाता है स्टेपी घास का मैदान। लेकिन याद रखिएगा, स्टेपी घास का मैदान ये तो एशिया वाला एरिया आ जाता है, ये यूरोप वाला, तो इसलिए इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। कहेगा स्टेपी घास का मैदान तभी यूक्रेन होगा, लेकिन कह देगा स्टेपी मरुस्थल तो कजाकिस्तान हो जाता है। इसलिए इसका थोड़ा ध्यान से रखिएगा, गड़बड़ मत कर दे यहाँ पे। तो यह इस वजह से गेहूं का उत्पादन पूरी तरह से उत्पादन कर रहे हैं, मतलब व्यापार जो है इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से ठप पड़ गया है। और उसके बाद क्या है कि फर्टिलाइजर, गेहूं के उत्पादन में कहीं पे भी फर्टिलाइजर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो उन फर्टिलाइजरों के उत्पादन में सबसे आगे था रूस। और इस युद्ध के माहौल में रूस के फर्टिलाइजर उद्योग भी बंद हो गए हैं, इसलिए दुनिया को जब खाद ही नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में गेहूं का उत्पादन क्या होगा? इसलिए दिनों दिन गेहूं का रेट बढ़ते जा रहा है, और फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी फसल को बड़े मात्रा में उत्पादन करने के लिए। अब इसी को देखते हुए भारत ने रूस से तो फर्टिलाइजर भारत खरीद लिया, क्योंकि बाटा सिस्टम यानी विनिमय सिस्टम के तहत रूस को हम सामान के बदले में पैसा नहीं, बल्कि कुछ सामान रूस हमें दे रहा है और हम लोग कुछ सामान रूस को दे रहे हैं। तो बाटा सिस्टम के तहत हम लोग तो व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है कि उन्होंने पहले जो नीम कोटेड यूरिया था, यूरिया जो होता है सफ़ेद रंग का होता है यूरिया, ये इसे छिड़का जाता है, तो इसका कई ज़्यादा ब्लैकमेल हो जाता था यूरिया का। तो इसमें क्या किया गया, नीम का वो मिला लिया गया, कड़वापन, जिस वजह से इसका ब्लैकमेल नहीं हो पाता था, खेत में ही यूज हो पाता था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में छिड़कना पड़ता था और ये काफ़ी महंगा हो जाता था। ये लगभग राउंड द फिगर ये 400 के आसपास में यूरिया का प्राइस है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये सरकार को पड़ता है बहुत ज़्यादा महंगा यूरिया। लगभग 3000 से 4000 के बीच में सरकार खरीद के सब्सिडी देके किसानों को देती है यूरिया का भारत में। तो इसका इफको नामक संस्था जो है भारत में खाद्य उत्पादन यही इसी के कंट्रोल में रहता है। इसने एक नए टाइप का यूरिया बनाया है, दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया। नैनो यूरिया पार्टिकल जबरदस्त इसलिए है क्योंकि यह महज आधा लीटर से 1 एकड़ जमीन में इसके यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है, और आधा लीटर 250 रुपया खर्च आएगा। 250 में 1 एकड़ किया जा सकता है, यानी जहां 50 बोरा लगता था वहां आधा लीटर लगेगा। अब इससे क्या है कि अब जब आधा लीटर ही खरीदना है तो महंगाई ज़्यादा मायने नहीं रखती है। जब क्वांटिटी ज़्यादा खरीदना है तब ना आदमी महंगा खरीदता है। तो हम लोग इसको मतलब आधा लीटर से 1
पूरे एकड़ तक हम लोग यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। और इसे छिड़कना पड़ता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर किसी भी फसल के लिए क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि जब खेती करते हैं और उसमें खेती में जब फसल लग जाती है खेती के लिए, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 चीज़ों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 4 गुना होना चाहिए और 2 गुना फास्फोरस और एक हिस्सा उसका पोटेशियम होना चाहिए। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये रेशियो होता है। लेकिन जब बीज बोया जाता है, खेती के लिए तो वो अलग हो गया, लेकिन जब बीज बोएंगे तो उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है। तो वहाँ नाइट्रोजन कम चाहिए होता है और नाइट्रोजन से 2 गुना फास्फोरस चाहिए होता है और फिर एक हिस्सा होना चाहिए पोटेशियम आपका। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा बीजारोपण के समय सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत होती है, तो फास्फोरस। फास्फोरस की पूर्ति जो होती है DAP से होती है, डाई अमोनियम फास्फोट। DAP से फास्फोरस की पूर्ति होती है और यहाँ नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया से होती है। 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। तो खेती के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है नाइट्रोजन, ये यूरिया में नाइट्रोजन मिल जाता है। और बीज बोते समय सबसे ज़्यादा फास्फोरस की जरूरत है। ये तो बहुत महंगा है, लगभग 1500 के आसपास DAP का बोरा है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत सराहनीय काम किया है, जिससे कि अभी समस्या से हम लोग निजात पा सकेंगे। और इस सब को देखते हुए गेहूं का जो प्राइस बढ़ रहा है, तो भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों पर बैन लगा दिया है कि अब वो गेहूं का निर्यात विदेशों में नहीं कर सकती है। अब किसी भी देश को भारत से गेहूं खरीदना है तो दुकानदार या फिर बिजनेसमैन से नहीं खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करनी पड़ेगी, तभी गेहूं मिलेगा। ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम फ्रेंडली कंट्री को ही दे सकते हैं, लेकिन अगर व्यापारियों से खरीदना रहता है तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आता है। अब गेहूं के निर्यात रुक जाने से पूरी दुनिया में इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, खास करके अफ्रीका अन्य देशों में। कई देश में जहां पे गेहूं का उत्पादन नहीं होता, जैसे इंडोनेशिया को निर्यात नहीं हो पाएगा, मलेशिया को नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वहां पे काफी सारे समस्याएं आ जाएंगी वहां पर। इससे के लिए IMF जो है भारत सरकार से भीख मांग रहा है। लिटरली वो क्या कह रहा है कि हम भारत से भीख मांग रहे हैं कि आप गेहूं के निर्यात को जल्दी से जल्दी ओपन कीजिए, ताकि अन्य जगहों पर गेहूं की किल्लत ना हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे गेहूं का किल्लत आएगा, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चौपट होगी, तो लोग IMF के पास दौड़ेंगे। ये IMF पे भरोसा मत कीजिएगा, ये चोट्टा पूरी दुनिया को ये ये हमेशा अपना फायदा सोचता है और अमेरिका के हिसाब से चलता है। IMF की कहानी हम आपको बताते हैं। 1991 में भारत की स्थिति इतनी खराब थी कि महज 15 दिन का हमारे पास पैसा बचा हुआ था। जो हाल श्रीलंका का आज है ना, उससे भी बुरा हाल हो गया था हम लोग का 1991 में, 1991 में। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। PV नरसिम्हा राव का दिमाग ही हिल गया, क्या करना चाहिए। उन्होंने सारी जिम्मेदारी वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर दिया था और हम लोगों को अपने रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब जाके हम लोग को पैसा मिला था। और IMF ने हमें शर्त रखा था कि आप अपने यहाँ लिबरलाइजेशन कीजिएगा, यानी विदेशी कंपनियों के साथ भेदभाव नहीं कीजिएगा, उनको भी बराबर का मान्यता दीजिएगा। प्राइवेटाइजेशन कीजिएगा, प्राइवेट कंपनियों को भी आने दीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन मतलब होगा कि विदेशी कंपनियों को आने से नहीं रोकिएगा। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किए, ये शर्त माना, तब हम लोगों को कर्जा मिला। और उसके बाद से हम लोगों ने धीरे धीरे उसे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना चालू किए थे। तो उसी समय मनमोहन सिंह का, आज भी देखिएगा कई सारे पॉलिटिशियंस को, वो किसी पार्टी को भले बोल सकते हैं, लेकिन पर्सनल मनमोहन सिंह को नहीं बोलते लोग, क्योंकि उस समय 15 दिन का ही महज पैसा बचा था। क्वेश्चन पूछेगा उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन किसके समय हुआ, तो लड़का गलती से मार देता है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, जबकि PV नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे। तो कहेगा किसके समय उदारीकरण यानी LPG हुआ था, तो PV नरसिम्हा राव 1991 के। उसी समय हम लोगों ने विदेशी कंपनियों को आने की छूट दे दी थी, जिस वजह से विदेशी कंपनियां दौड़ पड़ी। भारत में कारखाने थे नहीं। 1991 में जैसे हम लोगों ने विदेशियों को खोला, विदेशी कंपनियां टूट पड़ी भारत में। और जैसे वो टूट पड़ी तो भारत में इंजीनियरों की हैवी डिमांड होने लगी, क्योंकि वो इंजीनियर तो घर से नहीं लाएंगे और यहाँ इंजीनियर थे नहीं। तो यहाँ जो भी इंजीनियर थे उन लोगों का हैवी डिमांड हुआ, बहुत सैलरी मिलने लगा। तो एकदम दिमाग में बैठ गया, जिसको देखो इंटर पास इंजीनियर आज इतना ज़्यादा भर गए और फैक्ट्रियाँ तो आ नहीं रही हैं। तो ये 1991 में था। यही IMF है जो भारत को उस समय आंख दिखाता था, और आज भारत से यहाँ पर ये लोग भीख मांग रहे हैं। और अजीब स्थिति है, देखिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से और IMF मांग रहा है भारत से। ये स्थिति है, ये भारत के किसानों के बदौलत है। इनका कहना है कि गेहूं पे से निर्यात को प्लीज हटा दीजिए। मोदी जी से जाके बोल रही, अजब हाल है। मोदी जी से सुने, अच्छा गेहूं से निर्यात हटाना है। इन्होंने गेहूं से तो हटाया नहीं, बल्कि चीनी पे भी बैन लगा दिया। अब चीनी भी नहीं दे सकते, और साथ साथ चावल पे भी लगा दिया। जा लो, जा मांगने गए थे, समझ में नहीं आ रहा किससे कर। भाई हम लोगों को हमेशा अपना देश देखना चाहिए, बहुत अच्छा डिसीजन है। पहले हम अपना देश देखेंगे, बाद में दुनिया को देखेंगे। IMF वालों पे कोई भरोसा नहीं है, हमेशा याद रखिएगा।
अपने देश के साथ जिसने भी गद्दारी किया उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 70 के दशक में जब हमारे यहाँ गेहूं नहीं था, हमारे यहाँ सूखा पड़ गया था, तो हम लोग अमेरिका से गेहूं मांगे थे, भीख नहीं मांगे थे, खरीदे थे। तो अमेरिका ने सुअर को खाने वाला गेहूं दिया था भारत को। सोचिए, सुअर को जो खाने के लिए गेहूं दे, आज ये हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग के गेहूं का निर्यात कर देना चाहिए। इन सब पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने देश के साथ हुए गद्दारी को नहीं भूलिएगा अपने आखिरी सांस तक। याद कीजिए, आज से 2 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री थे, वहां के राष्ट्रपति थे, और जब कोरोना का संकट आया था, उनके यहाँ दवाइयों की खोज ऐसा लगा था कि पहले हो जाएगा, तो उन्होंने अपने यहाँ दवाइयों के निर्यात पर बैन लगा दिया था। इवन की सिरिंज तक पे भी बैन लगा दिया था कि सब सिरिंज कहाँ से यूज करेगा, सब भारत वालों को तो इतना आता नहीं है, कहाँ से लाएगा सब। देख लो अमेरिका, मार दिया गया आदमी तमाचा यहाँ पे तुमको, लोल कहीं का। आज हम लोग पूरी अपने देश की पूरी जनसंख्या को हम लोगों ने वैक्सीनेशन लगा दिया। दुनिया में जहां भी वैक्सीन लगी हुई है उसमें सबसे ज्यादा योगदान भारत की है यहाँ पर। तो ये लोग बैन लगा दिए। तो ये जब इनका देश करेगा ना कुछ, तो सब सही है। ये जिसका मन जहां बम मार देंगे, लीबिया में जाके मार देंगे, तुर्की में मार देंगे, सीरिया में मार देंगे, कहीं मार देंगे। और जहां हम लोग कश्मीर में जाएंगे तो कह देंगे पंचायती करने आने के लिए। इसलिए हमेशा अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है भारत सरकार का, बैन नहीं हटाना चाहिए। दुनिया को भी तो समझ में आए। अच्छा ये बताइए, पेट्रोलियम देशों का अपना संगठन है, वो लोग का देखते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल का बेचना ही बंद कर देते हैं। महंगा हो जाता है तब बेचते हैं। चोट्टा कहीं का, पेट्रोल तुम बेचोगे अपने हिसाब से, गेहूं बेचेंगे हम लोग नहीं। तुम पेट्रोल रोको, हम गेहूं रोकेंगे। सैल्यूट है किसानों को यहाँ पर। हम लोगों को ऐसा होना चाहिए और आईएमएफ को घुटने पे लाना चाहिए। आईएमएफ कहता है कि दुनिया में जो भी व्यापार करना है 5 गो मुद्रा में कीजिए। स्पेशल ड्राइविंग राइट, इसे कागजी स्वर्ण भी कहते हैं, एसडीआर। क्या क्या भैया? तो अमेरिका का डॉलर, यूरोपीय यूनियन का यूरो, चीन का युआन, जापान का येन और ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग। मतलब 5 देश में व्यापार कर सकते हैं हम लोग। हम लोग रुपया में व्यापार नहीं कर पाते। वो किसी देश से अच्छा रिलेशन है, जैसे ईरान से है हम लोग का मित्रवत रिलेशन है, तो ईरान का पेट्रोल का पैसा हम लोग डॉलर में न करके रुपया में कर देते हैं। अमेरिका उस पर भी घुसी आता है। तो भारत सरकार को भी बैन लगा, इस तरह पे प्रेशर लगाना चाहिए कि भैया जब चाइना का शामिल कर दिए तो हम लोग का भी शामिल कर दो। मौका मिलना चाहिए ऐसा, ताकि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आज हमारा देश पूरी दुनिया के सामने एक पावर बन के बैठा है किसानों के बदौलत। सोचिए, पूरी दुनिया का, हम भारत की बात नहीं करें, पूरी दुनिया में 35% लोग जो खाना खाते हैं वो भारत के किसानों से जाता है। रीजन समझिए, दुनिया का 17% लोग तो अकेले भारत में रहते हैं, और भारत में जो लोग खाना खा रहे हैं भारतीय किसानों ने जो उनको उगाया है। इसके अलावे, इस 17% के अलावे हम लोग निर्यात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जिन लोगों के मुंह में अनाज जा रहा है, जो खाना खा रहे हैं ना, वो 33% भारत के किसानों ने उपजाया है। ऐसे किसानों के लिए सोच सकते हैं, हमारे देश के किसानों के लिए जय जवान जय किसान। लेकिन इसी के साथ दुखद भी ये कहना पड़ता है कि इन किसानों की स्थिति देखिएगा तो बहुत दयनीय है। इनको कोई नहीं पूछता है। सूखा आए, बाढ़ आए, कोई सामाजिक इन लोग के लिए सुरक्षा नहीं है। अजीब सी स्थिति इन बेचारों के लिए बनी हुई है। देखिएगा गुजरात में, महाराष्ट्र में सूखा की वजह से, हालांकि हर जगह के किसानों की कमोबेश स्थिति वैसी है, लेकिन चूंकि गुजरात, महाराष्ट्र ये सब के एरिया में सूखा भी ज़्यादा पड़ता है, वहाँ किसानों का सुसाइड रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो सोचिए, ये आज आज़ादी के इतने सालों के बाद अगर किसानों के प्रति इस तरह से दुर्दशा है तो ये अच्छी बात नहीं है। जिन किसानों ने हमें आसान से जीना सिखा दी, विश्व पटल पर हम लोग, आज दुनिया हमसे भीख मांग रही है कि गेहूं का निर्यात करो, चावल का निर्यात करो, चीनी का निर्यात करो। इन किसानों की बदौलत देख रहे हैं उनका घर टूटता है। बेचारे बीमार पड़ते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति इस तरह से करके रखा गया है कि बेचारे लोग को डर लगता है कि वहाँ ठीक होगा कि और बीमार पड़ जाएगा। देखिए, इस तरह से स्थिति हो गई है, बड़ी दयनीय है। जरा सोच सकते हैं, पूरी दुनिया का 33% लोगों का ये खाना खिला, ये हाल है इन किसानों का। इन किसानों को भी सोचना चाहिए। बुढ़ापे में जो उम्र थी अब घर पे बैठने की, बाबा आप क्या बताएं हम आपको यहाँ पे। आज उन पूरे किसानों को हम अपने दिल से सैल्यूट करते हैं, सबको चरण स्पर्श करते हैं। आप किसानों का, आप सच्चे देशभक्त हैं इस देश के। आपकी मेहनत का बदौलत है कि आज हम लोग शान से वहाँ रह सकते हैं। लेकिन गरीबी, बेचारों के साथ भेदभाव होता है किसानों के साथ, उनका कोई नहीं सूख लेता है। कहीं बाढ़ में डूब रहे हैं, कहीं सूखा में ले रहे हैं। बेचारा थोड़ा थोड़े पैसे जमाते हैं, पता चला फसल खराब होगी, वो भी चलेगी। ये बेचारा छोटा बच्चा को देखिए ना, गुल्लक लगा रहा है यहाँ पे, किस लिए? कि भाई कभी इमरजेंसी में काम आएगा, पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। टेंशन नहीं लो बाबू, अभी खान सर हैं, पढ़ने के लिए कभी गुल्लक या खेत नहीं बेचना पड़ेगा आपको। जब तक हम हैं, पढ़ाई को इतना सस्ता बनाएंगे कि कभी भी पढ़ाई, किसी गरीबी की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं छूट सकती यहाँ पर। आई होप आप इस सब चीज़ों को समझे होंगे। यहाँ पर अभी भारत सरकार गन्ने पर क्यों बैन लगा रही है? हालांकि हमारे पास जितना चीनी का जरूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास चीनी का उत्पादन होता है, और साथ में हमारे पास पहले से रखा हुआ है। फिर भी ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पेट्रोल में अब हम लोग ना पूरी तरह से पेट्रोल नहीं मिलाएंगे, हम लोग उसमें एथेनॉल मिला देंगे, ताकि पेट्रोल और एथेनॉल मिक्स होकर गाड़ियाँ चलेंगी। तो इसको हम लोग आगे की वीडियो में बताएंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे।
देंगे, अगले वीडियो में हम एथेनॉल ब्लेंडिंग समझा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो भाई होती है वीडियो एंड, और वीट पे जबरदस्त वीडियो था भाई, खान सर के स्टाइल में था। 13 मिनट में पूरी जानकारी दे दी जो पिछले 1 महीने से ड्रामा चल रहा है। ठीक है, 10 वीडियो जो बोला था ना उसमें एक वीडियो हो गई, वो एक वीडियो में इन्होंने कवर कर दिया, पूरी तरीके से निचोड़ के रख दिया पूरा सामान, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है भाई, पूरी डिटेल में हमने हर वीडियो में बात करी है। जो सर ने बोला सुअर के खाने वाला, उसकी भी बात कर चुके हैं हम। मैं PL 480 स्कीम की भी बात कर चुका हूँ। 1965 वॉर में अमेरिका ने कैसे हमें उन लोगों ने पॉलिसी को ना एज अ डिप्लोमेटिक टूल यूज करना शुरू कर दिया था कि आप अगर युद्ध नहीं रोकते हो। 65 में जब हम इनके लाहौर के अंदर घुसे थे तो हम आपका वो हमारे समुद्री तट तक शायद 15 किलोमीटर तक आए थे, वहां से वापस ले गए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी तब के उन्होंने कहा था कि वापस ले जाओ, कोई नहीं ले जाओ, ये था। और तभी आया था नारा जय जवान जय किसान का। ठीक है, और इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी काफी विरोध हुआ था कि मत इंपोर्ट करो। उन्होंने कहा था कि देखो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हाई क्लास है, इंदिरा गांधी जी हो गई या जितने भी नेता हैं, मेरे इस डिसीजन से ना करने से हमारा आम आदमी मारा जाएगा या आम लोगों को दिक्कत पहुंचेगी। ऊपर के लेवल के लोगों को भी दिक्कत नहीं होती भाई, आम आदमी मरता है, आम आदमी पिसता है। तो फिर भी इतना विरोध हो रहा था कि मतलब फिर भी उन्होंने ले लिया था आम आदमी को, वो नहीं खा रही थी। और इसमें बात हुई है IMF की, सर ने बात करी थी 1991 की। इसमें हमारे PV नरसिम्हा राव जी थे, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे हमारे, और उनका काफी विरोध करते थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, दबा के उनकी बेइज्जती करते थे। मतलब बेइज्जती करते थे इनकी नीतियों की, इनकी नहीं, इनकी नीतियों की, जो भी पॉलिसीज है। चलता रहता है विपक्ष वाला सिस्टम है। उस टाइम ये हाल हुआ था कि भाई 15 दिन का हम पे रिजर्व पड़ा था, और ये बहुत फेमस स्टोरी है, बहुत ही। हमने वो उसके बाद भारत आज तक IMF के द्वार पे नहीं गया, पाकिस्तान 23वीं बार गया है। ठीक है भाई, उसके बाद से हम गए ही नहीं, और हम लोगों को इन लोगों ने मजबूर किया कि आपके रिजर्व बैंक में जितना गोल्ड है ना, रिजर्व बैंक के पास जो गोल्ड है वो हम पे गिरवी रखवाओ और तब हम देंगे। और ये शर्तें हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन करो और बाकी कंपनियों को जगह दो अपने, मतलब ओवरऑल अपना मार्केट खोल दो। इन शॉर्ट अपना मार्केट ग्लोबल कंपनियों के लिए खोलो, क्योंकि हम लोग जो था ना, हमारा मार्केट था वो इंडियन कंपनी, इंडिया में स्टैंड अप हम कर रहे थे, खुद ही बनाते थे चीजें, खुद ही कर रहे थे। शायद इसी का नतीजा है कि हम आज काफी चीजें बनाते हैं अपने दम पर। ये नेहरू जी की पॉलिसी थी जो कैरी फॉरवर्ड 91 के बाद हटाई गई है। नेहरू जी ने ही वो शुरुआत की थी, तो भाई इस चीज का क्रेडिट भी बनता है देना। बिल्कुल ठीक है, कि उन्होंने, चलो हमने जो भी स्ट्रगल देखे किया, और धीरे धीरे हम खुद के बल पे हम लोग चीजें बनाने लगे। पाकिस्तान में तो आज भी बनती नहीं है चीजें, गिनती की चीजें बनती हैं, 1 2 2 4 होंगी, 5 10 मैक्सिमम इम्पोर्ट है उनका। और बात करें इस वीडियो की, जो शुरुआत करते सर ने, तो भाई शुरुआत हुई थी वही यूक्रेन रशियन जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से, जो है पूरे विश्व में भाई शॉर्टेज हो रखी है खाने पीने की, वीट की, क्योंकि ये लोग 33% कंट्रीब्यूट करते हैं, पूरा वीट 33% की सप्लाई करते हैं पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, और 33% इंडिया का था, 17% लोग हम रहते हैं, 33% वर्ल्ड की जनसंख्या को हम खिलाते हैं। और इनका भी यार काफी 33 से भी ऊपर हो सकता है, वो इन दोनों का अगर मिला दूं तो ये सही कह रहा है, दो की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, उनकी मिला के 33 से भी ऊपर होगा अगर आप देखोगे तो, क्योंकि यूक्रेन और रशिया मेजर एक्सपोर्टर है वीट के, मेजर। पूरा यूरोप और आपके इजिप्ट को देते हैं, टर्की को देते हैं, पूरे यूरोप को देते हैं, और भी कई कंट्रीज है उनको देते हैं। अभी हाल फिलहाल में इजिप्ट ने, भाई इनकी टीम आई थी हमारे यहाँ का, गेहूं जांच के गए हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है हम इंपोर्ट करेंगे। और सर ने एक लैंड का नाम भी बताया, स्टेपी लैंड। स्टीपी घास जो लैंड होती है उधर, पेड़ नहीं होते, बट वो घास, वो क्लाइमेट ऐसा है, यूरेशिया के बीच में पड़ता है, यूरोप और एशिया, यानी कि यूरेशिया जहाँ पे मिलता है वो यूरेशिया पूरा खिला क्या भाई। ठीक, तो वहाँ पे गेहूं की जो पैदावार है काफी क्लाइमेट अच्छा है, जैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा उगता भी है। और वहाँ के भाई पता ही, फर्टिलाइजर बगल से मिल जाता था रशिया से, तब रशिया नंबर 1 है फर्टिलाइजर में, हम लोग खुद वहां से लेते हैं कितनी चीजें। और हम बार्टर सिस्टम पे काम कर रहे हैं। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि हमने उनको पैसे नहीं दिए, उतने ही रुपए की कोई चीज दे दी। जैसे हमने अगर 1 किलो उनसे, मान लो एग्जाम्पल, हमने 1 किलो हमने उनसे राइस लिया, अगर मान लो लिया हमने, तो हमने 1 किलो के उतने ही रेट का उतना ही हमने इनको आलू बेच दिए। ऐसा कोई सामान से सामान, चीजों का आदान प्रदान करना, सामान से सामान एक्सचेंज करना, ये चीजों का। ठीक है, और इसमें सर ने एक चीज और बताई थी, IMF की बात सर ने मेन करी थी, बेसिकली टॉपिक। और जो नैनो यूरिया की है भाई, वो गुजरात में प्लांट लगा है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो गुजरात में लगा है। ये हाल फिलहाल की न्यूज है, 1-1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ यार। इंडिया मतलब इस क्षेत्र में मतलब से बहुत आगे है, हमें होना भी चाहिए यार, हमारे पास आबादी कितनी है भी, कृषि प्रधान देश हमेशा से रहा है। लेकिन यार सर ने एक एंड में सर ने थोड़ा सा इमोशनल कर दिया यार। वो हकीकत है यार, देखो देश की वो भी हकीकत है, उससे आप मुंह नहीं फेर सकते कि किसानों की हालत है खराब।
क्योंकि पता इसमें है कोई वो मुंह नहीं फेर सकता। अपनी फसल उगा कर उनको बेच कर आते हैं, शायद उनको वो दाम नहीं मिल पाता शायद। उनको दाम नहीं मिलता है, वो लेकिन दाम जो- कौन कमाता है? जिसको प्रोसेस करते हैं ना आगे, जो आगे इनकी जैसे मंडी में बेच देते हैं, 2-3 रुपए क्विंटल में कई चीजें बिक जाते हैं। भाई यार भाई हम लोगों तक आते थे 50-50 रुपए की चीजें खरीदते हैं, हम लोग मतलब 40 रुपए, 50 दुनिया को खाना 2 खिलाने रुपए, वाला- 3 रुपए, 4 रुपए में बेचनी पड़ती है उन्हें वो चीजें। दुनिया को खाना खिलाने वाला खुद ही खाना नहीं खा पा रहा। ये गलत चीज है भाई उनका। ये बीच के जो दलाल बैठे ना, ये जो मार्केट साफ सब लेकर करना। आते हैं, ये खाते हैं मेन किसान का मेन पूरा हिस्सा वो खाते हैं, क्योंकि हम लोग एज एंड यूजर हम पूरे पैसे दे रहे हैं। आप लोग 20 रुपए 40 रुपए किलो चीजें खरीदते हैं, 60-60 रुपए किलो खरीदते हैं, और वो लोग वो उसको बेच रहे हैं 3 रुपए में, 7 रुपए में, 4 रुपए में मंडी को बेच देते हैं। उसके बाद जो ये जो पूरा ब्लैक मार्केट है ना इसका, ये करते हैं सब गेम। ये असली पैसा वही छाप रहे हैं भाई। किसान का तो उसकी तो मेहनत का भी पैसा नहीं मिलता यार उसे। एक बताओ आप, बड़ा फेमस वो था कि किसान जो है आप अपनी संपत्ति के खुले में छोड़ के सो सकते हो, नहीं, पर किसान पूरा का पूरा खेत जो फसलों से भरा है सोता है उसको खुले आसमान के नीचे छोड़ के। कितने अटैक्स होते हैं भाई कीट पतंगों के, एक से एक चीजों के, बाकी अलग कॉस्ट होती है सब। आपका फर्टिलाइजर खरीदो, ये खरीदो, कितनी मेहनत लगती है, मिट्टी में चलना होता है। अगर आप ओवरऑल देखो तो किसान और जवान सच में बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। और किसान ना हो ना तो आप पेट्रोल नहीं पियोगे, खाना ही खाओगे लास्ट में। जो खाओगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, और वो एसेंशियल चीज है। किसानों के लिए यार मुझे लगता है सरकार को और भी अच्छे कदम, सब्सिडीज तो दे रही है सरकार दे रही है, बट और भी चीजें हॉस्पिटल अच्छे करने चाहिए भाई। क्योंकि भाई हॉस्पिटल सही में बुरी हालत में होता सारे है। गवर्नमेंट जो है यार, गवर्नमेंट इनमें कोई हॉस्पिटल से दो भाई राय आप नहीं है। जाओगे तो आप सही में बीमार पड़ जाओगे भाई। अगर बीमार हो गए ना तो और ज्यादा बीमार पड़ जाओगे। कुछ हॉस्पिटल सही है, बाकी तो मैं बता रहा हूँ मेजोरिटी में यार, या Majority तो में है दिक्कत। जो भी है प्रॉब्लम है हमारे पास। एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि इतना हॉस्पिटल होके भी हॉस्पिटल की कमी है, उसको मैनेजमेंट ढंग से नहीं होता, आप कह सकते हो। मैंने देखे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और आम आदमी जिसके पास भाई पैसा नहीं है, गवर्नमेंट को हॉस्पिटल इस लेवल तक ले जाना चाहिए। और शिक्षा, मैं हर बार कहता हूँ स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए अगर पॉसिबल है तो। बिल्कुल। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सीन ये भी होता है कि वहाँ के जो डॉक्टर्स है ना भाई, उनके चल रहे हैं क्लिनिक्स। ये बात सत्य है। पहले देखते हो अपना क्लिनिक देखते हैं, उसके बाद वो लोग वहां से कमा के आते हैं, उनके बाद टाइम मिलता है तो आ जाते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, पैसा छाप एक दो पैसे सरकारी नौकरी चाहिए भाई बंदों को, इसीलिए तो चाहिए। आराम बहुत है, काम नहीं करना पड़ता, जवाब नहीं देना पड़ता, कोई ट्रांसफर नहीं करता। बड़ा यार बड़ा दुर्दशा। तो खैर धीरे धीरे हालत सुधर भी रही है अभी, लेकिन प्रॉब्लम बरकरार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइम लगेगा क्योंकि भाई धीरे धीरे सुधार है और काफी सुधार हो गया। अगर पुराना मैं देखूं, हम लोग जब बहुत छोटे थे तब से अभी आज का निपटाऊं तो काफी कुछ बढ़िया है। लेकिन बहुत सारे यार घुसखोर लोग बीच में है, दलाल लोग बीच में है। आपको ऑपरेशन कराने के लिए भी पहले पैसे देने पड़ेंगे वार्ड बॉय को कि भाई मेरी एक सीट करवा दिया, डॉक्टर से बात कर रहे हैं। ऐसा होता है और ये चीज हम लोग देख चुके हैं। मैं देखा है, मैंने देखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जमीन पे सोया हूँ भाई, बनारस में BHU में सीट ही नहीं थी। जो पेशेंट था उसके लिए सीट नहीं थी तो परिवार के लिए क्या ही होगी। ऐसी सिचुएशन हुई थी, मुझे जाना पड़ा था। तो जमीन पे सोया हूँ जहाँ पे होता है, ठीक है भाई। प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैक्स हॉस्पिटल में भी गया, वहां भी इलाज कराया। जमीन आसमान का अंतर, बस वही है। पैसा उड़ाओ, बस पैसा उड़ाओ। एक इंजेक्शन 4-4 हजार रुपए के, 5-5 हजार, 25-25 हजार रुपए के इंजेक्शन लगते हैं भाई। 25 हजार रुपए का इंजेक्शन खरीदा मैंने, एक इंजेक्शन। ऐसी हाल हुई थी, 25-23 हजार रुपए का एक इंजेक्शन था। वो इंजेक्शन खरीद के लाए 23 हजार रुपए का एक इंजेक्शन, और वही गवर्नमेंट में मिल रहा था 250 रुपए का फ्री का, या फिर 400 रुपए में। सोच रहा हूँ ऐसा होता है। तो ये थी भाई वीडियो। खैर छोड़ो, अभी तो मेडिकल लाइन में चले गए। बेसिकली वीडियो जो टॉपिक था कि IMF बैक कर रहे हैं इंडिया को कि एक्सपोर्ट पे बैन ना करें। बैन नहीं किया है भाई। हाँ, इन्हें बताओ बैन 10 नहीं किया है। 10 वीडियो बोल चुके हैं हम लोग, बैन नहीं किया है। गवर्नमेंट से अप्रोच करो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट अप्रोच जाएगा। होगा। प्राइवेट प्लेयर्स को बैन किया है। प्राइवेट प्लेयर जो प्राइवेट लोग खरीद के बेचते हैं, जो बीच में घुसखोरी कर देते हैं, स्टॉक कर देते हैं, चीजें रख लेते हैं अपने पास। अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू भाई एक्सपोर्ट करेंगे तो भाई ये गारंटी नहीं होगी कि वो वेट सस्ता ही मिलेगा, महंगा ही मिलेगा। और ये भी बात है भाई कि हम लोगों ने किया क्यों है, डेटा मेंटेन करने के लिए, कि हम लोगों ने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया है। गवर्नमेंट करेगी तो एक एक डेटा रहेगा, कितना हमने 50 टन इनको भेज दिया या 50 इसको भेज दिया। प्राइवेट प्लेयर का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, किसने क्या खरीदा, किसको बेच दिया। चाइना जो है हमारे प्राइवेट प्लेयर से बहुत चीजें खरीदता है और रख लेता है अपने पास। फिर जब वर्ल्ड में शॉर्टेज होती है ना, तब बेचना शुरू करता है। ये सब चीजें देख के हमने इसलिए लगाया है। और गवर्नमेंट पे बात करो ना, आपको लेना तो अभी टर्की ना हाल फिलहाल में हमारा जो वीट गया था, इन्होंने डिमांड की थी 50 टन की। कितने की थी? 50 मेट्रिक टन था शायद, कितना था। इन लोगों के पास अभी वीट ले गए हैं, इन लोगों ने रिटर्न किया है शायद कि आपका वीट खराब है। ऑर्डर करने के बाद
क्योंकि वहाँ की ये प्राइवेट प्लेयर ने शायद उनके किया था किसी, ठीक है। और इन लोगों ने फिर पता लगा दे इंडिया का वीट है, इन लोगों ने किसी कारणवश, क्योंकि ये लोग जो है ना टर्की वाले कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉरिडोर बनाने का, कि वो वीट कॉरिडोर बनाने का, कि आप वीट आ जाओ उस रास्ते से, अभी कोई फोर्स ना रहे, बाकी आप लड़ते रहो जहाँ लड़ना है, पूरी दुनिया को वीट जाना चाहिए। इस पे काम कर रहे हो, शायद सक्सेसफुल हो भी जाए। इन्होंने बोला कि प्लांट सैनिटरी प्रॉब्लम है, मतलब प्लांट में आपके कीड़ा वगैरह या जो भी है, आप प्लांट मतलब आपकी जो हमने गेहूं बेचा वो अच्छा नहीं है। और वही मैं रेफरेंस ले रहा हूँ वर्ल्ड अफेयर्स की एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें सर ने बताया, हाल फिलहाल किया 2-3 दिन पहले की, उसमें सर ने बताया था कि टर्की ने कैसे वापस किया। और उसने बोला है कि भाई आप जो है आपका प्लांट खराब है, और वही इजिप्ट आके भी चेक करके गया, उसने प्रॉब्लम देखी ही नहीं हमारे वीट में। तो ये पूरे तरीके से बोला जा रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टंट है टर्की का इंडिया एज अ इंडिया ब्रांड को खराब करने के लिए, क्योंकि टर्की का आपको पता है रिलेशन अच्छे है नहीं, टर्की और पाकिस्तान का ही बनता है ना, दोस्ताना है ना, दोस्ताना है इनका, दोस्ताना है वो वाला, ठीक है। तो ये भाई ये पूरा पॉलिटिक्स है, हम लोग भी तो खा रहे मर गए क्या, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है भाई ये, समझ रहे हो। छोड़ो यार जाने तो, क्या बोले, जिसको जो करना है करे, गवर्नमेंट निपटा देगी, इनको सही कर रही है भाई, जिसको करना है जो करे भाई, इंडिया चौड़े में चलेगा, इंडिया को जिसपे बैन करना वो करेगा, क्योंकि हमें देखने अपने लोग, पहले अपने लोग देखेंगे उसके बाद दुनिया को देखेंगे, ठीक है भाई। तो ये था वीडियो, खान सर का वीडियो था, खान सर की वीडियो में मजा तो आता ही है। और बाकी डिटेल में लेनी हो तो भाई बहुत सारी वीडियो हमारी वीट पे, आप हर टॉपिक पे नया कुछ हमने डिटेल में बात की है, करते रहो आप। हाँ वीट पे जाओ, जितने टॉपिक हमारे मेरे वीट को देखो, हमने डिटेल में बात करी है काफी अलग अलग, तो इसलिए मैंने बाकी चीजें कवर नहीं की, वीडियो और लेंथी हो जाएगी। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम वगैरह की, उनके हिसाब से मतलब एक तरीके से ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है वीट वाली, क्योंकि ये काफी हॉट टॉपिक है। और चीनी का बता दिया सर ने, जो भी पेट्रोल ब्लेंड करने वाले हम लोग इथेनॉल के मिक्स करके हम आएगा, ताकि पेट्रोल कम से कम इंपोर्ट करें, कम करने के लिए पूरा तो नहीं कर सकते, थोड़ा मिक्स करके थोड़ी क्वांटिटी गिरा सकते। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि भाई इंडिया इनोवेशन कर रहा है भाई, इथेनॉल बना रहे हैं भाई, हाइड्रोजन कार्स में चला रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्यूल्स पे, इलेक्ट्रिक उस पे जा रहे हैं व्हीकल्स पे, ठीक है। हम धीरे धीरे बहुत कुछ कर रहे हैं। और आप देखो अभी किसने बोला, शायद नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री हमारे, उन्होंने बोला कि हमारा फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, हाइड्रोजन है। उन्होंने ये बात बोली, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। एक्चुअल में है वो भी इलेक्ट्रिक कार, पर हाइड्रोजन से चलती है, हाइड्रोजन उसका फ्यूल है, ठीक है भाई, हाइड्रोजन लगाओ और चलाओ, ये है पूरा सिस्टम उसका, बड़ा बड़ा मोटा मोटा, लेकिन वो से हाइड्रोजन फ्यूल पे चलती है वो सब। तो आई थिंक वीडियो में इतना ही होगा, क्योंकि वीडियो में हमने बहुत कुछ बोला, बीट में बोलते ही आ रहे हैं 10 वीडियो, लेकिन वीडियो काफी अच्छा था एक तरीके से। इसमें बीट के अलावा हम लोग कुछ और भी चीजें थोड़ी सी कवर करी, और होप कि आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। अगर ज्यादा नॉलेज मिली है इस वीडियो से तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल है भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहां हमसे जरूर जुड़े, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।